हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं राजेश बिजारनिया और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, जिसमें हम एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कार्बोनिल समूह की संरचना और कुछ एक रासायनिक गुणों को कवर करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं नोट्स लेने के लिए और इन सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भौतिक गुण हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पदार्थ तीन भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। एल्डिहाइड श्रेणी का जो पहला सदस्य है फॉर्मेल्डिहाइड, वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद के जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो वाष्पशील द्रव के रूप में पाए जाते हैं, यानी द्रव अवस्था में होते हैं और वाष्पशील प्रकृति होती है इनकी, अर्थात ये आसानी से वाष्प में बदल जाते हैं। और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बन की संख्या 11 से ज्यादा होती है, वे कार्बोनिल यौगिक लगभग सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा भौतिक गुण देखते हैं गंध, स्मेल। तो जो निम्नतर एल्डिहाइड होते हैं उनमें तीक्ष्ण व अरुचिकर गंध होती है, जबकि जो उच्चतर एल्डिहाइड होते हैं उनमें फलों जैसी मधुर गंध होती है। कीटोन सारे के सारे हैं वो सुगंधित अच्छी गंध वाले पदार्थ होते हैं और इनका तो उपयोग व्यावसायिक स्तर पर भी, कॉमर्शियल लेवल पर भी सुगंध के रूप में किया जाता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण भौतिक गुण की तरफ, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कार्बोनिल यौगिकों के क्वथनांक अपने समान अणुभार वाले एल्केन और ईथर की अपेक्षा अधिक होते हैं। तो इसका क्या कारण है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं हम। तो इसका कारण यह है कि कार्बोनिल यौगिकों में जो कार्बोनिल समूह होता है वो होता है ध्रुवीय। ध्रुवीय होने का कारण यह होता है कि कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की विद्युतीनता कार्बन की तुलना में ज्यादा है, तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, कार्बन पर आंशिक धनावेश। यानी कुल मिलाकर कार्बोनिल समूह एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, एक डाइपोल की भांति व्यवहार करता है। अब जब दो कार्बोनिल यौगिक के अणु पास पास होते हैं तो इस एक द्विध्रुव का ऋणात्मक सिरा, दूसरे द्विध्रुव का धनात्मक सिरा जब दोनों पास पास होते हैं तो इनके बीच में एक हल्का सा आकर्षण बल पाया जाता है। इस आकर्षण बल की वजह से इनमें अंतराणुक संगुणन हो जाता है, यानी ये अणु एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं द्विध्रुव अंतराणुक आकर्षण बल। इसकी वजह से ये संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इन बंधों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इनके जो क्वथनांक हैं वो समान अणुभार वाले एल्केन व ईथर की तुलना में अधिक होते हैं। अब इस बात को एल्कोहल के साथ और इसकी तुलना करते हैं हम। एल्कोहलों में भी अणुओं के बीच में संगुणन पाया जाता है। वहां पर संगुणन का कारण होता है हाइड्रोजन बंध का बनना। एल्कोहल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनते हैं, इस वजह से उनमें संगुणन होता है। अब यदि इन दोनों की तुलना करें, यहां पर जो द्विध्रुव आकर्षण बल है उसकी अगर हाइड्रोजन बंध जो एल्कोहल के अणुओं के बीच में बनता उसके साथ अगर तुलना करें तो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं इनकी तुलना में। इसलिए उनको तोड़ने के लिए, को अलग अलग करने के लिए एल्कोहल के अणुओं को हमें तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऊर्जा की या ज्यादा ताप तक गर्म करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जो कार्बोनिल यौगिक हैं उनका क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन और ईथर की तुलना में तो ज्यादा होता है, लेकिन एल्कोहल की तुलना में कम होता है।
इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम। जैसे ये 3 कार्बनिक यौगिक हैं, नॉर्मल, ब्यूटेन, एल्केन, और उतने ही कार्बन वाला, लगभग उतने ही अणुभार वाला ये एक एल्डिहाइड हो गया ब्यूटेनेल, और ये एक एल्कोहल ले लिया हमने ब्यूटेन 1 ओल। अब अणुभार के हिसाब से ये लगभग बराबर हैं तीनों। इनके यदि क्वथनांक की, बॉइलिंग पॉइंट की हम तुलना करें तो इनमें से सबसे कम क्वथनांक होगा ब्यूटेन का। ब्यूटेन की तुलना में ब्यूटेनेल जो कि एक एल्डिहाइड है उसका क्वथनांक अधिक होगा। कारण की हम बात कर चुके हैं, कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति, और ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण इनका एक दूसरे के साथ जुड़ाव और इसके कारण संगुणन। इस वजह से अगर ब्यूटेनेल की ब्यूटेन 1 ओल इस एल्कोहल के साथ तुलना करें तो इसका क्वथनांक ब्यूटेनेल की तुलना में भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये एल्कोहल है और एल्कोहल में अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जो कि ये द्विध्रुव जो आकर्षण बल हैं उनकी तुलना में ज्यादा प्रबल होते हैं। चलिए, इसके बाद अगले हम बात करते हैं कि यदि समान अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन, यानी समावयवी एल्डिहाइड और कीटोन यदि हमारे पास हो तो उनमें से क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? तो समान अणुभार वाले यानी समावयवी एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन का क्वथनांक हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कीटोन का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल देखें जिसमें 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है प्रोपेनेल, और यहां पर 3 कार्बन वाला कीटोन है प्रोपेनॉन। अब अगर अपने से यह पूछा जाए कि इन दोनों में क्वथनांक का क्रम क्या होगा, तो अपन ये क्रम बताएंगे इनमें। प्रोपेनॉन का क्वथनांक प्रोपेनेल की अपेक्षा अधिक होगा। इसी तरह से क्वथनांक में हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्वथनांक से रिलेटेड, कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ साइड चेन। नंबर ऑफ साइड चेन जो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, या इसका सीधे शब्दों में यह अर्थ है कि जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे कार्बोनिल यौगिक का क्वथनांक कम हो जाएगा। और इसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती हैं अणु गोल होता जाता है, यानी उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो घटता चला जाएगा शाखाओं के साथ, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ क्वथनांक का सीधा संबंध है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है क्वथनांक हमेशा उतना ही अधिक होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा अशाखित समावयवी का ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाएंगी पृष्ठीय क्षेत्रफल गिरता जाएगा और उसका क्वथनांक भी कम होता चला जाएगा। तो इस बात को हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे 5 कार्बन वाले एल्डिहाइड के ये 3 समावयवी अपने सामने लिखे गए हैं। पहला समावयवी है ये अशाखित है, इसमें 1 शाखा है और इसमें 2 शाखाएं हैं। तो इनमें क्वथनांक का क्रम, ये जो अशाखित है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अशाखित का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है, और इससे कम 1 शाखा वाले का क्वथनांक हो गया, और सबसे कम क्वथनांक हो जाएगा जिसमें शाखाओं की संख्या 2, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा है। तो इस उदाहरण से ये बात क्लियर अपने समझ में आ गई कि जैसे जैसे कार्बोनिल यौगिक में शाखाएं बढ़ती हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ती हैं, वैसे वैसे इसके क्वथनांक में लगातार कमी आती है। इसके बाद क्वथनांक से रिलेटेड एक और पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो यौगिक के अणुभार के समानुपाती होता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा क्वथनांक बढ़ता जाएगा। सभी कार्बनिक यौगिकों में ऐसा होता है, कार्बोनिल यौगिक हो, एल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, कोई भी हो। इसका कारण यह होता है कि अणुभार कब बढ़ेगा?
जब उसमें परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी और परमाणु बढ़ेंगे तो उनके बीच में जो बनने वाले बंध हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज्यादा होंगे उनको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा की या उतने ही ज्यादा उसे गर्म किए जाने की आवश्यकता होगी, तो क्वथनांक नेचुरली उसका बढ़ेगा। तो सभी कार्बनिक यौगिकों पर यह बात लागू होती है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा उनका क्वथनांक भी बढ़ेगा। इसको भी एक उदाहरण की सहायता से फटाफट हम समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है। देखो, जैसे अपन ने कुछ एल्डिहाइड ले लिए, यहां पर इन एल्डिहाइडों को आप देख रहे हैं कि इन सभी के अणुभार में अंतर है। ये 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ये 2 कार्बन वाला है, ये 3 कार्बन वाला है। और यहां पर अपन कह रहे हैं कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, मोलिकुलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो उनका क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो इनको यदि क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित, अपने से पूछ लिया निम्न एल्डिहाइडों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो हम देखेंगे कि भाई हाँ, अलग अलग अणुभार है, सबसे न्यूनतम अणुभार वाला ये है तो इसका क्वथनांक भी न्यूनतम हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, और सबसे ज्यादा अणुभार वाला ये है तो इसका क्वथनांक अधिकतम हो जाएगा। इसके बाद भौतिक गुणों में एक गुण और देखते हैं हम, विलेयता, सोल्यूबिलिटी। विलेयता में देखो एक जनरल सिद्धांत है जो लागू होता है कि समान समान को घोलता है, इक्वल डिजोल्व्स इक्वल, यानी जो घोलने वाला और उसमें घुलने वाला दोनों की अगर समान प्रकृति है, या तो दोनों ही ध्रुवीय हो या दोनों ही अध्रुवीय हो, तो वे एक दूसरे में आसानी से विलय होते हैं। जहां तक बात है कार्बोनिल यौगिकों की विलेयता की, तो जो निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, निम्नतर से हमारा मतलब है जिनके अणुभार कम होते हैं, जो शुरुआती सदस्य हैं जिनमें कार्बनों की संख्या कम है, वो जो निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन हैं वे जल में विलय हो जाते हैं। और इसका कारण ये होता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि इनमें जो कार्बोनिल समूह होता है वो ध्रुवीय होता है और जल का अणु खुद ध्रुवीय होता है, तो समान समान वाली बात हो गई। ध्रुवीय जो कार्बोनिल समूह है वो ध्रुवीय जल के साथ इस प्रकार से जुड़ जाता है, एक दुर्बल आकर्षण बल के कारण उसके साथ, जल के अणुओं के साथ जुड़ जाता है। यही वजह है कि जो निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो जल में विलय हो जाते हैं। अब जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, तो अणुभार बढ़ेगा तो जो कार्बोनिल समूह का जो साइज है और जो संख्या है वो तो सेम रहेगी। जब अणुभार बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, उसमें जो एल्किल समूह है R, उसका आकार बढ़ता है। जैसे हम बात करें मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, तो एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है, एल्किल समूह का आकार बढ़ता जा रहा है। और एल्किल समूह हमेशा होता है जल प्रतिकर्षी। एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल समूह है वो तो इसको जल के साथ जोड़ने में मददगार है, जल आकर्षी समूह है वो, और उसके साथ जो एल्किल समूह जुड़े हुए रहते हैं वो एल्किल समूह होता है जल प्रतिकर्षी। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा जल प्रतिकर्षी समूह का साइज बढ़ता जाता है, इसलिए विलेयता में हमेशा कमी आएगी। अब जैसे ये सेम एग्जाम्पल अपन ले लें, ये जो लिखा हुआ है 3 एल्डिहाइड यहां पर लिखे हैं हमारे सामने, और हमसे ये पूछा जाए कि इन एल्डिहाइडों का जल में विलेयता का क्रम क्या होगा, तो हम कहेंगे जो सबसे छोटा एल्किल समूह जिसमें है उसकी विलेयता सबसे ज्यादा होगी, तो विलेयता का ये क्रम हो जाएगा। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड है वो सर्वाधिक विलेय होगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं, बात करते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन, यहां पर तो हमने बात की है कि इनकी जल में विलेयता कैसी है। अब जो कार्बनिक विलायक हैं जैसे क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, इनमें विलेयता की जो स्थिति है, तो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं, कार्बोनिल यौगिक भी विलय हैं। इनफैक्ट जो कीटोन हैं वो तो खुद भी बहुत अच्छे विलायक हैं, बहुत सारी अभिक्रियाओं में, बहुत सारी औद्योगिक प्रक्रियाओं में ये अच्छे विलायक सॉल्वेंट के रूप में काम में भी आते हैं कीटोन। अब कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणों की बात करने से पहले हम समझेंगे
इनमें जो उपस्थित क्रियात्मक समूह है, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल समूह, उसकी संरचना के बारे में, क्योंकि रासायनिक गुण सारे के सारे क्रियात्मक समूह की संरचना पर निर्भर करते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों में, एल्डिहाइड कीटोनों में ये कार्बोनिल समूह पाया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बंध सिग्मा है, एक पाई है, और कार्बन एक पाई बंध बना रहा है, तो आपको पता ही है कि इसका संकरण का प्रकार हो जाएगा sp2, और sp2 संकरण है तो ज्यामिति समतलीय त्रिकोणीय हो गई, बंध कोण 120 डिग्री हो गया। ये संकरण के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं सारी। अपने को मेन जो बात करनी है वो है इसकी प्रकृति, नेचर, यानी कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उसकी नेचर क्या है। तो उसकी जो प्रकृति होती है वो होती है ध्रुवीय। ध्रुवीय, ध्रुवीय अंग्रेजी में जिसको अपन कहेंगे पोलर। ध्रुवीय का मतलब इसमें दो ध्रुव बन जाते हैं, और ध्रुवीय होने का कारण क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये साजे के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो साजे के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन ऑक्सीजन के ठीक बीच में न रहकर ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे। तो इससे ऑक्सीजन पर हल्का सा आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन पे आ जाएगा आंशिक धनावेश। तो दो ध्रुव बन गए, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। तो हो गया ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब ध्रुव युक्त, जिसमें दो ध्रुव हों। तो कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। अब कुल मिलाकर ये जो कार्बोनिल समूह है, ये हम कह सकते हैं कि इन दो अनुनादी संरचनाओं का संकर रूप है वो। अब इन अनुनादी संरचनाओं में आप देख रहे हैं कि जैसे ही कार्बोनिल समूह पर कोई अभिकर्मक आकर जुड़ता है, उसके प्रभाव से पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं। पूर्णतया अगर स्थानांतरित हो जाते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, और कार्बन के ऊपर आ गया प्लस आवेश। तो कुल मिला के जो कार्बोनिल समूह है वो इन दोनों का अनुनादी संकर होता है। इस प्रकार से कुल मिला के ये बात हमारे समझ में आ गई कि ये जो कार्बोनिल समूह है, इसमें जो कार्बन होता है वो हमेशा नाभिक स्नेही केंद्र के रूप में रहेगा। यानी जो भी अभिकर्मक है उसका जो नाभिक स्नेही भाग है, न्यूक्लियोफाइल है, वो हमेशा कार्बन पर आकर जुड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस आवेश है। और अभिकर्मक का जो इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो हमेशा आकर ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर माइनस आवेश है। तो कार्बोनिल समूह का कार्बन हमेशा नाभिक स्नेही केंद्र के रूप में और ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र के रूप में कार्य करेगा। और कार्बोनिल जो समूह है उसमें जो उपस्थित बंध है उसकी प्रकृति हमेशा ध्रुवीय, पोलर होती है। चलिए अब हम आ गए हैं एल्डिहाइड और कीटोन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, और वो है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड कीटोन कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, हैलोजनीकरण, केवल एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं, केवल कीटोन की अभिक्रियाएं, जो अलग अलग श्रेणीवार हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी अभिक्रिया है, जो इसकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, अभिलाक्षणिक का मतलब इस अभिक्रिया से इन्हें पहचाना जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इनकी, और वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है वो योगात्मक अभिक्रिया का प्रकार है। योगात्मक अभिक्रिया आप समझते हैं, कक्षा 11 में हमने पढ़ा है कि जब किसी एक क्रियाधार के ऊपर कोई अभिकर्मक आकर जुड़ जाता है, उसका योग हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया।
अब इसमें इसके ये जो दो प्रकार हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, ये क्या बताते हैं, इनमें क्या फर्क है? तो देखो, जब भी योग होता है तो योग तो पूरे अभिकर्मक का होता है, उसमें दोनों ही पार्ट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोफाइल पार्ट भी होता है, न्यूक्लियोफाइल पार्ट भी होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग भी होता है धनात्मक, और नाभिक स्नेही ऋणात्मक भाग भी होता है। जैसे मान लीजिए HCN जोड़ रहे हैं हम, HCN, तो Cn इसमें नेगेटिव पार्ट है, ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये नाभिक स्नेही है। तो कोई भी अभिकर्मक योग करने के लिए आता है तो उसमें पार्ट तो दोनों ही होते हैं और दोनों ही जुड़ते हैं, तो फिर इसको हमने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों कहा, इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं कहा? तो इसका नियम आप जानते भी हैं, फिर से एक बार रिवाइज करा दूं मैं कि नाभिक स्नेही योगात्मक का मतलब ये हो गया कि वह योगात्मक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का नाभिक स्नेही भाग पहले जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ता है, तो वो नाभिक स्नेही योग हो गया, और उसके बाद सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और उत्पाद बन जाएगा। अब दूसरा प्रश्न यहां पर आता है कि जब कार्बोनिल यौगिकों में योग होता है तो पहले नाभिक स्नेही ही क्यों जुड़ा, इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले क्यों नहीं जुड़ा? नाभिक स्नेही पार्ट के पहले जुड़ने से क्या फायदा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखो, यहां पर कार्बोनिल समूह है और इसके ऊपर जुड़ने के लिए रिएजेंट आ रहा है जिसमें दोनों पार्ट हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब इसका योग दो अल्टरनेटिव तरीकों से देखते हैं हम कि अगर इस तरह से योग होता है तो क्या होगा, इस तरह से योग होता है तो क्या होगा, इनमें क्या फर्क है और कौन सा तरीका सही है। तो पहला इसका तरीका देखते हैं। जैसे ही कार्बोनिल समूह पर कोई रिएजेंट जुड़ने के लिए आता है तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे स्थानांतरित हो गए, विद्युत ऋणता अधिक है इसके ऊपर माइनस आवेश आ गया, कार्बन पे प्लस। अब इस तरीके में हमने पहले न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा है पहले स्टेप में, तो कार्बन के ऊपर प्लस आवेश था, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस आवेश है, दोनों के आवेश कैंसिल हो गए, ऋण यहां पर बंद बन गया, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जुड़ गया ये, और इस तरह से ये मध्यवर्ती बन गया। और ये जो मध्यवर्ती है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आवेश है, और ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणता वाला तत्व है, और उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्व का ये स्वाभाविक गुण है कि उसके ऊपर ऋणावेश होता है। तो यहां पर ऋणावेश उस तत्व पर है जिसकी विद्युत ऋणता उच्च है, इस कारण से ये मध्यवर्ती होता है, वो स्थायी होता है, स्टेबल होता है, और इसके बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और सेकंड स्टेप में इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और उत्पाद बन गया। अब दूसरा तरीका है, उस पर और गौर करते हैं कि अगर नाभिक स्नेही की बजाय इलेक्ट्रॉन स्नेही को अगर पहले जोड़ें तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट को हम पहले जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट जुड़ेगा ऑक्सीजन पे, तो मध्यवर्ती के रूप में अब बन गया धनायन, या यूं कहें कार्बन पे प्लस आवेश है तो कार्बोकेटायन। इन दोनों मध्यवर्तियों में से ये ज्यादा स्थायी है, कारण आपको बता दिया, इसकी तुलना में ये मध्यवर्ती है, ये होता है अस्थायी, तो इसके बनने के चांस नहीं है, मध्यवर्ती के रूप में ये बनेगा, यानी नाभिक स्नेही का पहले योग होगा, और नाभिक स्नेही का पहले योग हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यह बात हमारे समझ में आ गई कि एल्डिहाइड व कीटोन की सबसे प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। अब हम ये समझते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में से इन अभिक्रियाओं के प्रति कौन ज्यादा क्रियाशील है, यानी एल्डिहाइड व कीटोन की आपेक्षिक क्रियाशीलता, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ऐसा क्यों है, इस बात को समझने से पहले इसकी क्रियाविधि पे एक बार फिर से नजर डालें अपन। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इसको क्यों कहा, क्योंकि नाभिक स्नेही पहले जुड़ रहा है, और नाभिक स्नेही के पहले जुड़ने के चांस कब ज्यादा होंगे, यानी नाभिक स्नेही को कौन आकर्षित कर रहा है,
कार्बन के ऊपर जो प्लस आवेश है वो आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब कार्बोनिल समूह के कार्बन पर प्लस आवेश जितना ज्यादा होगा, नाभिक स्नेही उसकी तरफ उतनी ही तेजी से आकर्षित होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन पर प्लस आवेश बढ़ाने वाले जो भी कारक हैं वो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे, और ऐसा कोई भी कारक जो कार्बन पर प्लस आवेश को कम करेगा वो इसकी क्रियाशीलता को घटाएगा। अब समझते हैं हम कि एल्डिहाइड व कीटोन में से एल्डिहाइड इन अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा क्रियाशील क्यों है। इसके दो कारण हैं। नंबर एक, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी कार्बन श्रृंखला में भिन्न विद्युत ऋणता वाला कोई तत्व या समूह जुड़ जाता है तो इससे कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। इसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोनों में जो फर्क है वो किसका है? एल्किल समूह का। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह पर एक एल्किल समूह एक हाइड्रोजन होता है और कीटोनों में दोनों एल्किल समूह होते हैं। तो एल्किल समूह है उसकी आप सब प्रकृति जानते हैं, वो प्लस आई प्रभाव डालता है हमेशा। एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव को सीधे शब्दों में आप यूं समझ लें कि एल्किल समूह जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, साझे के इलेक्ट्रॉन है, उनको प्रतिकर्षित करता है, अपने से दूर धकेलता है वो। तो ऐसा होने से कार्बन पर क्या असर पड़ेगा इस बात को समझें आप। जैसे ये उदाहरण है, इसमें समझें इस बात को हम कि जैसे यहां पर इस कार्बन पे ये एल्किल समूह है, एल्किल समूह का होता है प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव का मतलब ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन की तरफ धकेल रहा है, और कार्बन पर आवेश कैसा है? प्लस। प्लस आवेश है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, यानी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है ये एल्किल समूह, तो इससे कार्बन का जो प्लस आवेश है वो क्या हो जाएगा? कम। और कम हो जाएगा तो नाभिक स्नेही जो जुड़ने के लिए आ रहा है उसके ऊपर वो कम आकर्षित होगा इसकी ओर, यानी इसकी क्रियाशीलता में कमी आ गई। तो जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती है, प्लस आई प्रभाव बढ़ता है और इससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, उसका प्लस आवेश कम होता है, और प्लस आवेश कम होने से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति उसकी क्रियाशीलता घटती है। और ये इस उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। पहला उदाहरण इसमें फॉर्मेल्डिहाइड लिया, एकमात्र ऐसा एल्डिहाइड जिसमें कार्बोनिल समूह पर दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इसमें तो प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं, तो कार्बन पर प्लस आवेश है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, इसमें आराम से नाभिक स्नेही आकर जुड़ जाता है। अब एसिटाल्डिहाइड में आप देख रहे हैं एक मेथिल समूह है, इसका प्लस आई प्रभाव होगा तो कार्बन पर प्लस आवेश, इन दोनों में से कार्बन के ऊपर प्लस आवेश किस में ज्यादा है? फॉर्मेल्डिहाइड में ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो प्लस आवेश, जो प्लस आई प्रभाव है उसके कारण कार्बन का प्लस आवेश घट गया, इलेक्ट्रॉन आ गए इसकी और इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, कार्बन का प्लस आवेश घट गया। तो इन दोनों में से नाभिक स्नेही इस कार्बन की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा, इसके प्रति कम आकर्षित होगा, तो क्रियाशीलता फॉर्मेल्डिहाइड की ज्यादा हो गई एसिटाल्डिहाइड से। अब आगे बात करते हैं, अगला जो इसमें है वो है एसीटोन, और इसमें इस कार्बन पर दो मेथिल समूह जुड़े हैं, तो दो तरफ से प्लस आई प्रभाव आ रहा है इसके ऊपर, तो दो तरफ से प्लस आई प्रभाव आ रहा है तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी तुलना में और भी बढ़ गया, या इस कार्बन का जो प्लस आवेश है वो और कम हो गया, और कम हो गया तो ये नाभिक स्नेही को अपनी ओर आकर्षित करने की इसकी जो क्षमता है वो और घट गई, यानी इसकी क्रियाशीलता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति न्यूनतम होगी। तो ये इनका क्रम हो गया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति। इसी प्रकार से इनकी आपेक्षिक क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है वो है त्रिविम प्रभाव, यानी जहां पर कार्बोनिल समूह है उसके चारों ओर समूह की क्या व्यवस्था है, जो नाभिक स्नेही उसके ऊपर जुड़ने के लिए, इस कार्बन पर जुड़ने के लिए आ रहा है, उसके वहां आकर जुड़ने में कोई बाधा तो नहीं है, बीच में कोई रुकावट तो नहीं है, वो आसानी से आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ये होता है त्रिविम प्रभाव। और ये भी किसी भी जो यौगिक है उसकी नाभिक स्नेही योगात्मक के प्रति क्रियाशीलता को प्रभावित करता है।
जैसे इसको भी हम इसी उदाहरण से समझ लेते हैं। पहले त्रिविम प्रभाव में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या व आकार, दोनों चीजें नोट करें इसमें, जैसे जैसे कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह पर जुड़े एल्किल समूहों की संख्या और आकार बढ़ता है। संख्या और आकार बढ़ने से क्या होगा? संख्या और आकार बढ़ने से कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेही के जुड़ने में बाधा उत्पन्न होती है, त्रिविम बाधा आती है। वहां कार्बन के ऊपर प्लस आवेश है, वो नाभिक स्नेही को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन उस कार्बन को जो एल्किल समूह घेरे हुए हैं वो वहां तक नाभिक स्नेही के आने में बाधा बने हुए हैं। उनकी वजह से वो वहां पर आकर नहीं जुड़ पा रहा है। तो जितना ज्यादा त्रिविम प्रभाव होगा, जितनी ज्यादा त्रिविम बाधा होगी, नाभिक स्नेही के वहां पर जुड़ने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या और आकार बढ़ता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति यौगिकों की क्रियाशीलता घटती है। इसी उदाहरण से इस बात को समझ लें। एक उदाहरण इसमें और ले लेता हूं मैं आगे, जो इस बात को समझने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ये उदाहरण और अपन ने ऐड कर दिया इसमें। ये देखिए, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, और यहां पर हमने एक उदाहरण और लिया है कीटोन का, जिसमें देखो इस कार्बन के ऊपर 2 मेथिल समूह, इस कार्बन पर 2 मेथिल समूह। तो अब त्रिविम प्रभाव, त्रिविम बाधा को यदि हम देखें तो इसमें देखो, इस कार्बन पर, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर सबसे छोटे समूह जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, छोटे छोटे समूह जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, तो कोई बाधा नहीं, आराम से नाभिक स्नेही आकर जुड़ सकता है। इसलिए इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। इसमें 1 मेथिल समूह है तो इसकी तुलना में बाधा ज्यादा है। यहां पर इसमें 2 मेथिल समूह होने से ये कार्बन को घेर लेते हैं, नाभिक स्नेही के वहां तक आने में रुकावट होती है, बाधा होती है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता इसकी तुलना में भी कम है। और इसमें देखो, इसमें तो एल्किल समूह का आकार इतना बड़ा हो गया है, इस कार्बन 2 मेथिल समूह, इस कार्बन भी 2 मेथिल समूह, इसका परिणाम यह होता है कि इस कार्बन को घेर लेते हैं ये चारों ओर से, तो नाभिक स्नेही जुड़ने के लिए इस कार्बन तक नहीं आ पाता है। इस वजह से इसकी जो नाभिक स्नेही योगात्मक की प्रतिक्रियाशीलता है वो सबसे कम, न्यूनतम होती है। तो ये वाला जो उदाहरण है वो इसमें भी अपने को नोट कर लेना है। तो ये दोनों कारक मिलकर, प्रेरणिक प्रभाव और त्रिविम प्रभाव दोनों मिलकर एल्डिहाइड व कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता को तय करते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं इसके उदाहरण, एग्जाम्पल्स। और पहला उदाहरण देखते हैं सोडियम बाइसल्फाइड का योग। तो कार्बोनिल यौगिक में उपस्थित कार्बोनिल समूह पर सोडियम बाइसल्फाइड का जब योग होता है तो पहले स्टेप में जो नाभिक स्नेही समूह है SO3H वो कार्बन पे जुड़ गया, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही Na+ समूह है वो ऑक्सीजन पे जुड़ गया, और ऐसा होने से जो उत्पाद बना है, अब यहां पर इसमें थोड़ा सा हल्का सा पुनर्विन्यास है, सोडियम यहां पर स्थानांतरित हो गया, हाइड्रोजन यहां पर, और ऐसा होने से ये सोडियम बाइसल्फाइड योगोत्पाद बन गया। अब ये जो अभिक्रिया है इसमें जो लास्ट में सोडियम बाइसल्फाइड योगोत्पाद बनता है, इसका महत्व या इंपॉर्टेंस क्या है, ये अभिक्रिया हम क्यों पढ़ते हैं? तो देखो, लास्ट में जो इसका योगोत्पाद बनता है, अगर इसका अम्लीय या क्षारीय जल अपघटन करवाया जाए तो मूल यौगिक, यानी जिसके साथ शुरू में अभिक्रिया हुई है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन या अन्य कोई भी कार्बोनिल यौगिक जिससे वो उत्पाद बना है, इसका अम्लीय और क्षारीय जल अपघटन करने पर पुनः वो उत्पाद प्राप्त होता है। ये जो सोडियम बाइसल्फाइड योगोत्पाद होते हैं ये ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये,
और इनका अम्लीय और क्षारीय जल अपघटन करने पर मूल कार्बोनिल यौगिक वापस बनते हैं। इसी विशेषता के कारण इस अभिक्रिया का उपयोग एल्डिहाइड व कीटोनों के पृथक्करण में किया जाता है, सेपरेशन में किया जाता है। मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन किसी दूसरे यौगिक के साथ मिश्रित हैं, तो हम सोडियम बाइसल्फाइड से उसकी अभिक्रिया करवाएंगे, तो उसमें जो एल्डिहाइड कीटोन है वो तो ठोस यौगोत्पाद में बदल जाएगा और जो शेष यौगिक जो उसके साथ मिक्स थे वो अलग रह गए। और उस ठोस को अलग करके हम जब अम्लीय और क्षारीय जल अपघटन करते हैं तो हमें शुद्ध अवस्था में एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया का जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, वो ये है कि इसकी सहायता से हम एल्डिहाइड व कीटोनों को अन्य यौगिकों से पृथक कर सकते हैं। इसके बाद नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, और वो है हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN का योग। HCN का योग जब होता है किसी भी कार्बोनिल यौगिक पर, तो इसके कार्बोनिल समूह के जैसे ही HCN संपर्क में आता है, इस अभिकर्मक के प्रभाव से पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा विद्युत ऋणता वाले ऑक्सीजन पे स्थानांतरित हो जाते हैं। इस पे माइनस आवेश, इस पे प्लस आवेश, और पहले इसमें नाभिक स्नेही समूह CN जुड़ गया कार्बन के ऊपर, नाभिक स्नेही केंद्र के ऊपर, और ये मध्यवर्ती बन गया। सेकंड स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है H+ वो जुड़ गया, और इस प्रकार से ये जो उत्पाद बने, जहां कार्बन पर एक तरफ साइनो CN समूह है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल समूह है, इन यौगिकों को कहा जाता है साइनोहाइड्रिन। तो हम कहेंगे कि कार्बोनिल यौगिकों पर HCN के योग से साइनोहाइड्रिन बनते हैं। अब ये जो साइनोहाइड्रिन यौगिक बनते हैं, ये खुद तो कोई ज्यादा विशेष उपयोगी नहीं है, लेकिन ये अच्छे मध्यवर्ती हैं, यानी इनकी आगे अभिक्रिया द्वारा इनसे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए एसिटेल्डिहाइड ले लिया हमने, एसिटेल्डिहाइड पर हमने HCN का योग किया, तो HCN का योग किया तो कार्बन पर नाभिक स्नेही CN जुड़ गया, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेही H जुड़ गया और बन गए साइनोहाइड्रिन। क्योंकि ये एसिटेल्डिहाइड से बना है, तो इस साइनोहाइड्रिन का नाम हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब ये एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में कैसे काम करता है, इसको समझें। अब इसको आगे काम में लेकर हम 3 तरह के महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें पहला है कि यदि इसका अपचयन किया जाए, और अपचायक के रूप में ले लें सोडियम प्लस एथेनॉल, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाएंगे और वो इस पे जुड़ के इसका अपचयन करेगी। अब अपचयन में थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। आप सबको पता है कि जो CN समूह होता है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध होते हैं। 3 बंध होते हैं, इसका मतलब 2 पाई बंध है। यहाँ पर पहला पाई बंध टूटेगा तो दोनों पर अपचयन के लिए हाइड्रोजन उपलब्ध है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। एक पाई बंध फिर टूटेगा तो दोनों पर एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगी, यानी CN समूह किस में बदल गया, CH2NH2। तो देखो यही हुआ यहाँ पर अपचयन, और CN समूह बदल गया CH2NH2, और NH2 समूह इसमें उपस्थित है, OH समूह इसमें उपस्थित है। इनमें से मुख्य क्रियात्मक समूह है OH, तो इसका मतलब एल्कोहल है ये। और इस प्रकार के एल्कोहलों को हम कहते हैं बीटा एमिनो एल्कोहल, क्योंकि बीटा कार्बन पर एमिनो समूह उपस्थित होता है। आप सबको पता है कि सामान्य पद्धति में जिस कार्बन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है वो तो होता है अल्फा कार्बन, और उससे आगे वाला होता है बीटा। तो देखो OH समूह इस कार्बन पे जुड़ा है, तो ये तो अल्फा कार्बन हो गया, और बीटा के ऊपर एमिनो समूह जुड़ा है, इसलिए इस कैटेगरी के यौगिकों को कहते हैं बीटा एमिनो एल्कोहल। IUPAC के हिसाब से यदि इसका आप नाम लेंगे तो कार्बन श्रृंखला हो गई है, क्रियात्मक समूह को दोनों तरफ से 2 ही अंक मिल रहा है, प्रतिस्थापी को इधर से न्यूनतम अंक मिल रहा है, तो अपन ने कह दिया 1 2 3। तो पहले कार्बन के ऊपर एमिनो समूह है तो 1 एमिनो प्रोपेन 2 ऑल, ये IUPAC नाम हो गया।
तो साइनोहाइड्रिन यौगिकों का सोडियम प्लस एथेनॉल से यदि अपचयन करवाया जाए तो बीटा एमिनो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि साइनोहाइड्रिन यौगिकों का जलपगड़न करवाया जाए और जलपगड़न के समय इन्हें केवल जल का एक ही अणु उपलब्ध हो, इसको हम कहेंगे आंशिक जलपगड़न, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो एक ही जल का अणु यदि उपलब्ध है तो ये इस CN के साथ क्रिया करके और इस पे CN पे जल के अणु का योग हो जाएगा और ये बदल जाएगा CONH2, H2O का योग हो गया। और CONH2 ये क्रियात्मक समूह होता है एमाइडों का। एमाइड होते हैं ना, एमाइड यौगिक, उनमें पाया जाता है ये क्रियात्मक समूह CONH2। यानी इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं एल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड, क्योंकि ये पूरा एमाइड समूह देखे CONH2 ये पूरा एमाइड समूह है। तो एमाइड समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है और उसी कार्बन पे OH है, तो ये हो गए एल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड। IPSC के नाम से आप कहेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेमाइड। अब तीसरी कंडीशन इसमें बनती है कि यदि इन साइनोहाइड्रिन का पूर्ण जलपगड़न करवाएं, यानी जलपगड़न के लिए यदि 2 जल के अणु उपलब्ध हों। ये शायद आप लोगों को पूरा नीचे अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है तो मैं इसको साइड में लिख देता हूं, दोबारा से इसको लिख देता हूं, इसको अच्छे से समझें आप लोग कि पूर्ण जलपगड़न की स्थिति देख रहे हैं हम। पूर्ण जलपगड़न का मतलब जलपगड़न के समय साइनोहाइड्रिन को 2 जल के अणु उपलब्ध हों तो इसका हो जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पूर्ण जलपगड़न। और पूर्ण जलपगड़न होगा, एक जल के अणु ने क्या किया था, उसने CN को एमाइड में बदल दिया और इस एमाइड को यदि एक जल का अणु और मिले तो एमाइड है वो जलपगड़ित होकर बना लेता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी इसमें हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस कार्बन पे ये यहाँ पर मैथिल समूह है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये OH है ही, और यहाँ एक जल के अणु से एमाइड और दूसरा जल का अणु मिलते ही ये यहाँ पर बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। यानी हमें क्या प्राप्त हो गया, किस श्रेणी के यौगिक प्राप्त हो गए, एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कैसे, एल्फा हाइड्रोक्सी देखो ये क्रियात्मक समूह है इसमें, और क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे जुड़ता है वो एल्फा है, इसी पे OH जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल। और IPSC के हिसाब से इसका आप नाम देखें तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, क्योंकि अब मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, दूसरे पे OH जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी, नीचे नाम लिख लेना अब इसका, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। और इसी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो कौन सा है, लैक्टिक अम्ल। इसको किस नाम से जाना जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो ये इस प्रकार से हो गया कार्बोनिल यौगिकों पर HCN का योग, जिससे साइनोहाइड्रिन बनते हैं। साइनोहाइड्रिन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती हैं, इनका अपचयन करके, आंशिक जलपगड़न करके, पूर्ण जलपगड़न करके कई महत्वपूर्ण यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी क्रम में देखते हैं एक और योग, एल्कोहल का योग, यानी एल्डिहाइड कीटोनों के ऊपर यदि एल्कोहल का योग हो तो योग किस प्रकार से होता है, कौन से यौगिक उससे बनते हैं। पहले बात करते हैं एल्डिहाइडों की। तो एल्डिहाइडों पर जब एल्कोहल का योग होता है तो ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में एल्कोहल का एक अणु जुड़ता है और हेमी एसिटेल बनेगा, दूसरे स्टेप में एल्कोहल का दूसरा अणु जुड़ेगा और एसिटेल बनेगा। यह अभिक्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में होती है। तो हम कहेंगे कि एल्डिहाइड पर शुष्क HCl की उपस्थिति में जब एल्कोहल का योग होता है तो पहले हेमी एसिटेल व बाद में एसिटेल बनते हैं। जैसे इस उदाहरण में आप देखें, एसिटेल्डिहाइड हमने लिया है, इसके ऊपर एथेनॉल का योग करवा रहे हैं अपन, और इस एथेनॉल का योग करवाते समय ड्राई HCl
यहां पर उत्प्रेरक के रूप में है। तो पहले एल्कोहल का एक ही अणु जुड़ा है, हेमी का मतलब होता है आधा, यानी जो एसिटेल है वो आधा ही बना है अभी। जैसे ही इसके ऊपर दूसरा भी एथेनॉल का अणु जुड़ जाता है, यहां पर मैं कहूंगा C2H5OH, दूसरा एथेनॉल का अणु जैसे ही जुड़ा, अब ये पूरा एसिटेल बन गया। जहां तक बात है कीटोनों की, तो कीटोन जो होते हैं वो एल्डिहाइड की तरह जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, यानी जिनमें एक OH समूह होता है, उनके साथ योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। लेकिन अगर डाइहाइड्रिक एल्कोहल से कीटोन की अभिक्रिया हो तो ये चक्रीय यानी साइक्लिक कीटेल बनाते हैं। जैसे इसका एक अच्छा सा उदाहरण देखते हैं अपन। यहां पर हमने लिया है एसीटोन, एसीटोन पे योग करवा रहे हैं हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल का। देखो इसमें 2 OH समूह हैं और इस प्रकार से 2 कार्बन वाला जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल हमेशा उन डाइहाइड्रिक एल्कोहलों के लिए काम में आता है जिनमें 2 OH समूह विसिनल स्थिति पे हो, पास पास वाले कार्बनों पे 2 OH समूह जुड़े हुए हों तो वो ग्लाइकोल होते हैं। अब देखो जैसे ही इससे डाइहाइड्रिक एल्कोहल एथिलीन ग्लाइकोल का योग हुआ तो यहां से जलकाणु निकल जाता है। ये जलकाणु निकल गया तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड टूट गया और इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हट गया, इसका हाइड्रोजन हट गया, ये जलकाणु बन गया। तो ये कार्बन इन दोनों ऑक्सीजनों के साथ जुड़ गया और ये देखो बंद वलय है इसमें, तो बन गया चक्रीय यौगिक। तो इस प्रकार से चक्रीय कीटेल का निर्माण होता है। तो आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। जो भी आपकी शंकाएं हो उनका मैं समाधान करूंगा निश्चित रूप से। आप इसी प्रकार से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।